आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, और मुझे भी जिद है वहीं आशियाना बनाने की। आंधियों का मतलब ये जो हमारा परिवेशिक सिस्टम है, जिसमें लोगों को लग रहा है कि आज के समय में चपरासी की नौकरी भी पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही समय में, इस ऐसे परिवेश में जब समाज में इस टाइप की सोच बन जाए, तो वहाँ पे कुछ बहुत बेहतर, काफ़ी उच्च पदों पे, खासकर IAS PCS तक पहुँचना निश्चित रूप से चैलेंजिंग तो होता ही है, लेकिन चैलेंज को ही फेस करना तो असली ताकत है, और वही आपका रियल जीवन है। तो उसी के अंतर्गत ये चीज़ है कि आंधियों को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आशियाना बनाने की। हिम्मत और हौसले कुछ बुलंद हैं यूँ, क्योंकि हिम्मत और हौसलों के बगैर कोई भी मंजिलें नहीं जीती जाती। हिम्मत और हौसले कुछ बुलंद हैं यूँ कि अभी नहीं हारा हूँ, जंग अभी बाकी है तूफानों में चिराग जलाने की। तूफान आपका ये सिस्टम है जिसमें लग रहा है कि नहीं होगा, और चिराग ये हमारे बच्चे हैं। निश्चित रूप से इनका दीप हम इन तूफानों में जलाएंगे और एक दिन 100% इनको उच्च पदों तक भेजेंगे। तो चलिए, इसी के साथ न्यू ब्राइट वे में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक जो कंटिन्यू था, विद्युत धारा तथा विद्युत धारा के प्रभाव, इसी का 5th पार्ट। और आज इसमें हम लोग जानेंगे यहाँ पे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। तो इसके तमाम प्रभावों का अध्ययन कर रहे थे, तो इसमें सबसे पहला आज अध्ययन करेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो ऊष्मीय प्रभाव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, क्या होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो देखिए, ज्यादातर चीजें उनके नाम में छुपी होती है। विद्युत धारा एक शब्द है यहाँ पे, विद्युत धारा, और दूसरा है ऊष्मा। ऊष्मा एक प्रकार की एनर्जी है। तो इसकी परिभाषा, जब किसी विद्युत परिपथ को हम लोग सर्किट बोलते हैं। जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा को आप I से लिखते हैं, प्रवाहित होती है, तो जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो परिपथ गर्म हो जाता है। गर्म यानी कि हीटेड, गर्म हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। बस ये सिंपल डेफिनेशन है यहाँ से इतनी, कि जब किसी विद्युत परिपथ में किसी सर्किट में करंट प्रवाहित होती है, तो देखिएगा कि वो परिपथ जो है वो हीटअप होता है, गर्म हो जाता है। जब उसमें करंट नहीं चल रही होती है, उस समय उसका टेम्परेचर देखिए, और जब उसमें करंट फ्लो होती है, उस समय उसका टेम्परेचर देखिए तो बढ़ जाता है। यही टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी भी तार को जब आप गर्म करिए, ऊष्मा दीजिए, तब भी उसका टेम्परेचर बढ़ता है। वही काम विद्युत धारा को सप्लाई कर दीजिए, तब भी उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो परिपथ गर्म हो जाता है।
तो गर्म होने को ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब ये ऊष्मा जो विद्युत ऊर्जा थी वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में निकली, इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? इसके लिए देखिए, तो आपने देखा था कि जो विभव था, विभव V ये बराबर होता है किसी आवेश को अनंत दूरी से लाने के लिए किए गए कार्य के। तो विभव कार्य से संबंधित है, किसी आवेश को ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, तो परिपथ में आवेश को चलाने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, तो यही कार्य एनर्जी के रूप में स्थानांतरित होता है। तो इसी W को हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, Q आपका आवेश है, तो यही हमारी हीटिंग एनर्जी है। तो यहाँ से आप W को फाइंड आउट करिए, तो देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, तो Q को इधर भेजेंगे तो B तो पहले से है Q, तो ये एक रिलेशन आ गई जिसे विद्युत ऊर्जा, यानी ये ऊर्जा है, W कार्य है, तो इसका मात्रक भी जूल होगा। तो एक तो ये मेन फार्मूला है जिसे आपको याद रखना है, ये वाला। अब इसमें ये जो वर्क है यही जूल एनर्जी है, यहाँ से आपको कई रिलेशन निकालने हैं जिन पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो सबसे पहला जो निकालना है तो वो आपका Q। देखिए यहाँ पे कुछ मेन टर्म्स हैं जिनका आपको यूज करना है। Q इक्वल टू होता है IT, कौन से? विद्युत धारा से, धारा की परिभाषा से। तो धारा की जो परिभाषा है वहां से आप निकालेंगे Q इक्वल टू IT। एक तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, दूसरा ओम का नियम V इक्वल टू IR, ओम के नियम को हम लोग प्रयोग करेंगे, ओम के नियम से। तो यहाँ पे ओम के नियम का प्रयोग करेंगे। और तीसरा अभी देखते हैं इसमें जरूरत पड़ती है, तो पहले इनसे फाइंड आउट कर लीजिए। तो इसको हम लोग समीकरण 1, इसको 2 जो यूज करेंगे इसमें रखेंगे। तो ये हमारी एक मेन समीकरण है, जिसको हमने यहाँ पे A नाम दे दिया है। तो ये हमारी मेन हो गई। अब इसमें Q की वैल्यू समीकरण 2 से रखेंगे यहाँ से, तो हमारा जो ऊर्जा है ये क्या बन जाएगी? B को ऐसे रखिए, Q की जगह पे आप IT लगा दीजिए, तो I इंटू टी। तो जो ऊर्जा है निश्चित रूप से वोल्टेज, करंट और टाइम के मल्टीपल के बराबर हो गई। ये आपकी पहली समीकरण आई ऊर्जा के लिए, इसका मात्रक भी जूल ही होगा। उसके बाद फिर एक बार इस B का मान यहाँ से रख दीजिए समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 है ओम के नियम से। तो B का मान यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो 1 से ये वाली 1 है, और यहाँ पे रखेंगे आगे समीकरण 2 से। तो B का मान यहाँ से लगाएंगे IR, तो I और R, और ये I पहले से है, तो I और I मिलकर के I स्क्वायर बना लेता है, तो I स्क्वायर RT। तो ये एक दूसरा महत्वपूर्ण समीकरण आपको प्राप्त हुआ ऊर्जा के फॉर्म में, इसका मात्रक भी जूल ही होगा, तो ये भी जूल होता है। तो ये हमने समीकरण 2 से ओम के नियम से लिया, तो समीकरण 2 का प्रयोग किया। अब इसमें एक और निकलता है जिसमें आपको धारा का मान लगा दीजिए समीकरण 2 से। तो यहाँ पे समीकरण 2 से I का मान निकालेंगे, तो I बराबर आपका आएगा, R इसके बटे में आ जाएगा, तो B अपान R ये आएगा, इसको आप 3 कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो 3 से हम I का मान यहाँ पे लगाएंगे, तो हमारा W क्या बन जाएगा? I की जगह पे रखेंगे B अपान R, तो B अपान R। अब ये I का स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, R एक ऐसे ही, T ऐसे ही, तो B का स्क्वायर, तो
डब्लू अपॉन बी स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर, एक आर कट जाएगा, एक आर बचेगा नीचे, और आपका टी टाइम। तो ये तीन महत्वपूर्ण संबंध हैं, इसका मात्रक भी जूल ही होगा। तो ये तीन महत्वपूर्ण संबंध हैं जिन पे आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। इसमें कौन क्या है ये समझ लीजिए। तो जहां इसमें बी जो है ये विभव है परिपथ का, ये विभव, और इसमें Q जो है ये आपका आवेश है, परिपथ में बहने वाले आवेश। उसके बाद में जो ये I है बहने वाली परिपथ की धारा है, तो धारा। उसके बाद T जो है वो समय है कि करंट कितने देर तक बही, सर्किट में कितने देर तक प्रवाहित की गई, और जो R है वो परिपथ का प्रतिरोध है, तो R प्रतिरोध है परिपथ का। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों में आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। तो ये मेन फार्मूले कितने हो गए, पहला ये भी है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीन तो ये हो, एक इसको मान लीजिए, तो चार। ये चार फार्मूले आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है न्यूमेरिकल्स के लिए। वोल्टेज का मान दे देगा, करंट का मान दे देगा, टाइम दे देगा, कहेगा बताओ कितनी ऊर्जा निकल रही है। तो इस टाइप से यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, इनको आपको करना रहेगा। इन्हीं फार्मूलों की हेल्प से कुछ इसमें रिजल्ट्स भी प्राप्त किए जाते हैं। चलिए वो आपको इसमें बता देते हैं। अब जो फार्मूले हम लोगों ने प्राप्त किए हैं, इनसे हमें कौन कौन से रिजल्ट मिल सकते हैं। तो विद्युत धारा I विभव B प्रतिरोध R समय T, और क्या बचा इसमें, तथा ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ये आपकी W कहें या E कहें, दोनों ही रहती है एनर्जी में संबंध। तो ये इस टाइप से संबंध के रूप में जाना जाता है। तो इसमें जो फाइनल रिलेशन है जो आपको ध्यान रखनी है उनको नोट करिए। सबसे पहला जो रिलेशन है वो कहाँ से निकालोगे, तो विभव से ही निकालोगे। विभव इक्वल टू W अपॉन Q होता है, ये पहला संबंध यही है। यहाँ से जब ये निकल जाए तो यहाँ से W निकालेंगे, तो W इक्वल टू Q को इधर भेज देंगे तो B और Q हो जाता है। फिर उसके बाद Q का मान समीकरण I से लगाते हैं, तो W जो है B को ऐसे रखिए, और Q का मान Q इक्वल टू होता है IT, तो वो रख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा I इंटू T, तो ये रख दिया जाता है, तो ये तीसरा आ गया। उसके बाद ओम के नियम का प्रयोग करते हैं, और ओम के नियम का प्रयोग करते हैं तो उसमें B का मान लगा दिया जाता है, तो ये बन जाता है आपका I स्क्वायर RT, तो I स्क्वायर RT। उसके बाद प्रतिरोध के टर्म को हटाते हैं, जिसमें करंट ना हो वो रिलेशन निकालते हैं, तो वो बन जाती है आपकी W इक्वल टू I स्क्वायर, ये तो हो चुका है। जो रह गया है वो देखिए B स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो ये तीन एक महत्वपूर्ण संबंध है जो सभी ऊर्जा को दर्शाते हैं। ये भी आपका एनर्जी का ही है, तो इसका मात्रक भी जूल है, इसका मात्रक भी जूल है, और इसका मात्रक भी जूल ही होता है, इसका मात्रक भी जूल ही होता है। यहाँ से तो ये आपको चार फार्मूले बहुत महत्वपूर्ण हैं
जो याद रखने हैं। अभी हमने बताया कि ये कैसे निकाले गए हैं, लेकिन इनको ध्यान रखना है क्योंकि सीधे न्यूमेरिकल्स इन पे आने हैं। तो ये इससे क्या परिणाम प्राप्त होते हैं वो हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दें, उसकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो इसको आप समीकरण 1 कहिए, इसको आप 2, इसको आप 3। समीकरण का ये नियम है, एक तरीके के रूल्स हैं, और ये 4, 3, इसको 4। तो ये 4 महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। इसमें समीकरण 2, 3 को हम यूज करके कुछ देखिए संबंध निकालते हैं। तो ये जो हमारा W है, ये W हमारी ऊर्जा है, यही एनर्जी है। तो इसको चाहे W से लिखें चाहे E से लिखें, तो यही ऊर्जा है। और कौन सी ऊर्जा? ऊष्मीय ऊर्जा। तो यही ऊष्मीय ऊर्जा है। ऊष्मीय ऊर्जा मतलब हीटिंग इफेक्ट, जो गर्म करती है, वायर को गर्म कर देती है, या हीटर के तार को गर्म करती है। तो यहाँ पे तो लिखेंगे विद्युत ऊर्जा E। इसमें देखें समीकरण 2 से, तो विद्युत ऊर्जा E आपके करंट के समानुपाती है, I के डायरेक्ट समानुपाती है। यदि इसमें I के अलावा कौन है? वोल्टेज और टाइम। तो वोल्टेज V तथा टाइम T को नियत कर दिया जाए, तो इसे फिक्स कर दिया जाए, तो विद्युत ऊर्जा जो है, ऊष्मीय ऊर्जा, वो धारा के समानुपाती होती है। तो ये पहला संबंध निकलता है कि यदि वोल्टेज तथा टाइम को नियत कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा की प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता है या होती है। तो यहाँ से आपका एक संबंध निकल आया कि E समानुपाती I। लेकिन ध्यान रखें, यदि उसमें इनको कैसा कर दिया जाए, फिक्स्ड, ये कांस्टेंट रहे, तो इसमें वोल्टेज और टाइम यदि कांस्टेंट हो तो विद्युत ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा आपकी धारा के समानुपाती होगी। इसका मतलब ये होता है कि यदि आप धारा को बढ़ाएंगे तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा, और धारा करंट को कम करेंगे तो एनर्जी भी कम पैदा होगी। इसी तरीके से एक अगला रिलेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। तो जो एनर्जी है E, ये आपकी समानुपाती रहेगी। I के हो चुका है, अब की B के कर लीजिए। B के यहाँ पे देखिए, यदि अब इसमें B के समानुपाती दिखाया तो I और T को कांस्टेंट कर दीजिए। यदि I तथा T नियत रहे, मतलब ये फिक्स हो, इनको चेंज ना किया जाए, नियत रहे, तो परिपथ में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा ये विभव, परिपथ में लगाया गया विभव के समानुपाती होता है। तो इस तरीके से ये दूसरा नियम आ जाएगा। अब आप टाइम पे देखें, इसी को T के समानुपाती कर सकते हैं। तो E जो उत्पन्न ऊष्मा है वो इसी में देखेंगे तो टाइम T के भी समानुपाती होता है। यदि परिपथ में अब जब T लेंगे तो B और I को कांस्टेंट करेंगे, तो B तथा I नियत हो
नियत हो तो परिपथ में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत धारा ऊष्मीय ऊर्जा समय के समानुपाती होगी या होती है। तो इस तरीके से हमने सारे रिलेशन 2 से निकाले हैं। ऐसे ही आप 3 से निकाल सकते हैं, ऐसे 4 से निकाल सकते हैं। एक 4 वाले से दिखा दें तो 4 वाले में यदि आप देखेंगे तो R से उल्टा संबंध भी है। तो एनर्जी जो E है, समीकरण 4 से बता रहा हूं, इसको W कहें चाहे E कहें, क्यों E क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा। ये हमारी ऊष्मीय ऊर्जा है, यही ऊष्मीय ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा। हीटिंग, यही गर्म करती है वायर को, इसलिए हीटिंग एनर्जी। तो यही हीटिंग एनर्जी है। इसको हम E से भी लिखते हैं, W से भी लिखते हैं इसको। तो ये देखिए समानुपाती है। यदि यहां से देखें तो 1/R के, तो 1/R के भी समानुपाती होता है। लेकिन जब B और T को नियत रखा जाए, यदि तो इसमें कोई एक ही लिखिए तो ज्यादा आपके समझ में आएगा। तो E समानुपाती 1/R यदि परिपथ में आप इसमें R ले लिया तो B और T को नियत कर दीजिए। B तथा T को नियत रखा जाए, नियत मतलब फिक्स रखा जाए, तो उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा, जिसको हमने E से लिख रखा है, E प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होगी, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ उल्टी होती है, प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो ऊष्मा का मान घटेगा, तो यहाँ पे ये घटेगा। लेकिन यहाँ से देखें तो प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो ऊष्मा का मान बढ़ेगा। समीकरण ये हमने लिया था 4 से। अब यदि समीकरण 2 से रिजल्ट निकालिए तो समीकरण 2 से, ये था हमारा 4 से, तो 2 में देखिए E समानुपाती है R के, यानी जो ऊर्जा है वो समानुपाती R के है। लेकिन 2 में R के रखोगे तो धारा और T को नियत रखोगे, इसमें I और T आपकी नियत रहनी चाहिए, फिक्स्ड रहनी चाहिए। तो यदि करंट और टाइम आपका फिक्स्ड है तो उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होगी। तो उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होगी। अब यहाँ पे 2 चीजें आपको अलग अलग मिली होंगी। एक जगह पे प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है समीकरण 4 से, और 2 से देखेंगे तो उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती। इसको आपको समझना है तो उसके लिए आपको बहुत शॉर्टकट में इसमें बता दे रहे हैं इन दोनों का संबंध। अब इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इनका सीधे सीधे कहना यह है यदि किसी परिपथ मतलब सर्किट में प्रतिरोध समान श्रेणी क्रम में कर लीजिए, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का मतलब इन सीरीज ऑर्डर, इन सीरीज ऑर्डर। तो
में हैं तो यदि श्रेणी क्रम में लगे हैं प्रतिरोध इस टाइप से, ऐसे यदि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगे हुए हैं R1, R2, R3, तो उस केस में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा जिसे हमने E से लिख रखा है, ऊष्मीय ऊर्जा E समानुपाती होगी R के, समानुपाती होगी R के। तो जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे तो उस समय उत्पन्न ऊर्जा R के समानुपाती होगी। लेकिन यहीं पे लेकिन लग जाता है, और जब श्रेणी क्रम में होंगे तो धारा का मान समान रहेगा। धारा का मान यहाँ पे धारा I का मान समान रहेगा। समान का मतलब नियत रहेगा, तो वही चीज लिखी गई है, I तथा T नियत रहे, समान रहेगा। क्योंकि श्रेणी क्रम में करंट जो यहां से गुजरेगी वही यहां से निकलेगी, वही यहां से निकलेगी। लेकिन समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ाने से, समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ाने से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा, इसको हम लोग E से लिख रहे हैं, E से या W से, का मान घटता है। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध बढ़ाओगे तो घट जाएगा, यानी कि जो E है हमारी, ये 1/R समांतर क्रम में रहती है। और जब समांतर क्रम में रखोगे तो ये भी ध्यान रखना है खासकर कि देखिए श्रेणी क्रम में धारा I का मान समान रहता है। I का मान सभी प्रतिरोधों में समान रहता है। तो उसमें I का मान सभी प्रतिरोधों में समान रहता है। लेकिन जब समांतर क्रम में आओगे तो समांतर क्रम में विभव V का मान सभी प्रतिरोधों में समान रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध बढ़ाओगे तो ऊष्मा कम पैदा होगी, जबकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो ऊष्मा अधिक पैदा होगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे स्पष्ट हो गया होगा कि प्रतिरोधों का जो क्रम है वो बहुत कुछ निर्भर करता है। आपको अधिक ऊष्मा उत्पन्न करनी है तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लगाइए, और आपको कम एनर्जी उत्पन्न करनी है, हीट कम से कम उत्पन्न हो, तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़िए। तो यहाँ पे ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकला। तो नोट यहाँ पे लिख लीजिए, इसमें एक नोट लिख लीजिए, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज ऑर्डर श्रेणी क्रम में तब जोड़ा जाता है, जब हमें अधिक
ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब हमें अधिक ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और इसका ठीक उल्टा जब हमें कम ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हमें हीटिंग इफेक्ट अधिक देखना है, अधिक एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना है, तो रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, यानी करंट का मान फिक्स कर दीजिए। और यदि प्रतिरोधों से कम ही एनर्जी चाहिए तो उनको समांतर क्रम में लगा दीजिए। समांतर क्रम में लगाने का मतलब उनका विभव का मान फिक्स कर दीजिए, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान नियत रहता है, फिक्स्ड रहता है, और श्रेणी क्रम में करंट का मान फिक्स रहता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपकी यहाँ पे स्पष्ट हो गई होंगी। अब इसमें हम लोग बात करते हैं विद्युत सामर्थ्य। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम विद्युत सामर्थ्य है, इलेक्ट्रिक पावर। तो विद्युत सामर्थ्य क्या चीज होती है, अब उसको जानेंगे यहाँ पे। विद्युत सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य इंग्लिश होती है इसकी इलेक्ट्रिक, और सामर्थ्य को कहते हैं पावर। इलेक्ट्रिक पावर, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, विद्युत सामर्थ्य या इलेक्ट्रिक पावर से आप क्या समझते हैं? तो इसको कैसे डिफाइन करना है? एक सिंपल रिलेशन आप ऐसे लिख दीजिएगा, पावर, तो चाहे जिसकी पावर हो, यहाँ विद्युत पावर है, तो जो पावर होती है, या पूरा लिख लीजिए, विद्युत सामर्थ्य। तो विद्युत सामर्थ्य इसको हम लोग P से लिखते हैं। P बराबर होता है कार्य यानी कि वर्क अपॉन समय यानी कि T। तो ये इसका एक मेन रिलेशन है जिससे हम विद्युत की सामर्थ्य ही नहीं, किसी की भी पावर को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे किसी विद्युत यंत्र, विद्युत यंत्र का मतलब जैसे आपका बल्ब हो गया, हीटर हो गया जो विद्युत से चलते हैं, पंखा हो गया, तो कोई भी इनमें से किसी भी विद्युत यंत्र की सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब पावर, उसके द्वारा, उसके मतलब यंत्र, उसके द्वारा व्यय, व्यय मतलब खर्च की गई विद्युत ऊर्जा की दर। तो किसी भी विद्युत यंत्र जैसे बल्ब हो गया, हीटर, पंखा, जो भी है जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, की सामर्थ्य निकालनी है तो उसके द्वारा व्यय की गई विद्युत ऊर्जा की दर को उसकी सामर्थ्य कहते हैं, और वो भी विद्युत सामर्थ्य।
विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कितने समय में खर्च करे वही उसकी पावर है। कोई जैसे हीटर होता है बहुत कम समय में अधिक विद्युत ऊर्जा को खत्म करता है, इसलिए उसकी जो हीटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसकी विद्युत सामर्थ्य अधिक है। तो सूत्र इसका नीचे लिख देंगे ऐसे सिंपल, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही पावर कहा जाता है। शॉर्टकट में आप इसको कह सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को ही पावर कहते हैं। हिंदी में देखें, कार्य करने की समय दर, चाहो तो समय भी लगा लीजिए, कार्य करने की समय, हालांकि दर शब्द जब लग गया तो समय की जरूरत नहीं है, समय दर को सामर्थ्य कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। तो कार्य करने की समय दर को ही सामर्थ्य कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, उसी को पावर कहा जाता है। तो आप इसकी डेफिनेशन को यहां से भी याद कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की जो पावर चेक करनी है तो उससे वर्क कराइए, देखो कितने समय में वो कितना कार्य करता है। जो व्यक्ति कम समय में ज़्यादा कार्य करेगा तो ये कहा जाता है कि इसकी पावर ज़्यादा है, और जो व्यक्ति ज़्यादा समय में कम काम करता है तो ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति की पावर कम है। तो वही रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की समय दर को ही सामर्थ्य कहा जाता है। अब इसका मात्रक निकालेंगे यहाँ से, तो W है कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक ले लेंगे, T समय का मात्रक। तो मात्रक मतलब जिससे जो चीज मापी जाए, तो कार्य को जूल से ही मापा जाता है और समय को सेकेंड से ही मापते हैं हम लोग MKS या SI में। तो पावर का मात्रक जो है वो आपका जूल अपॉन सेकेंड विद्युत सामर्थ्य का मात्रक हो जाएगा, या जूल अपॉन सेकेंड न कह करके इसी को वाट कहा जाता है, वाट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो शक्ति, अतः इसको ब्रैकेट में आप बंद कर लीजिए, अतः विद्युत सामर्थ्य का मात्रक, एक तो आप कह सकते हैं जूल अपॉन सेकेंड या वाट, इसी को वाट भी कहते हैं। तो दोनों है जो आपको याद रहे, ज़्यादातर तो वाट लिखा जाता है। तो का मात्रक हो गया। इस तरीके से हम इसके मात्रक को निकाल सकते हैं। अब पावर के भी ऐसे दो तीन बहुत मेन रिलेशंस निकाले जाते हैं जो उनके संबंध हैं वोल्टेज के साथ, करंट के साथ, उसको निकालते हैं यहाँ पे। तो विद्युत सामर्थ्य निकालनी है तो उसके पावर, कार्य करने की क्षमता, रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही कहा जाता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स अदर रिलेशन, जहां से आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहती है उसको देखना है। तो यहाँ पे ये कठिन कुछ नहीं है, सब चीजें एक दूसरे से लिंक है, बस उन्हीं को आप समझते जाइए तो समझ में आ जाएगा। लिंक का आपका डिसकनेक्ट हुआ तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको बिल्कुल सीरियल से हर चीज को समझना है। आप देखिए, तो इसमें कई महत्वपूर्ण संबंध है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख दे रहे हैं, अन्य महत्वपूर्ण संबंध। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है अदर्स, जैसे अभी हमने कहा कि विद्युत सामर्थ्य जो होती है, पावर, वो P इक्वल टू W अपॉन T, ये मेन फार्मूला है, ये तो आपका मुख्य फार्मूला हो गया। इसके बाद में ये जो वर्क है, अभी पीछे हमने पढ़ा था कि W इक्वल टू
BIT ये होता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा दीजिए। तो हमारी जो पावर है, W का मान रखिए ये वाला, तो BIT अपॉन T, तो T से T कट जाएगा। तो जो पावर है हमारी वो वोल्टेज इंटू करंट के बराबर आ जाएगी। देखिए एक महत्वपूर्ण रिलेशन मिली जिसपे हमें कई बार न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। आपको वोल्टेज दे दिया जाए, करंट दे दिया जाए, दोनों की गुणा कर दीजिए तो पावर आ जाएगी। अब इसका मात्रक भी इसका मात्रक भी बाट ही है और इसका मात्रक भी बाट ही होता है, क्योंकि पावर निकाल रहे हैं तो मात्रक बाट ही होगा। अब एक इसमें B की वैल्यू भी आप लगा सकते हैं। तो जब B की वैल्यू लगाएंगे तो उस समय ओम के नियम से, अब आगे देखिए, ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या कहता है, B = IR। तो वो यहाँ पे लगाइए, B का मान लगा दीजिए, तो हमारी पावर किस में बदल जाएगी, B की जगह पे IR डाल देंगे, I × R, और एक आपकी I पहले से है, तो ये क्या बन जाएगी पावर, I मिलके I² और R, तो I² R बन जाएगा। तो एक पावर का ये अन्य रिलेशन आ गई महत्वपूर्ण। पहली ये है, दूसरी ये खास रिलेशन है, तीसरी ये महत्वपूर्ण रिलेशन है, और एक रिलेशन आपसे और पूछी जाती है प्रतिरोध के टर्म में ही, जिसमें करंट ना हो। तो एक तीसरी अन्य है, वो भी ओम के नियम से ही आती है। अब इसमें आप एक वैल्यू और लगा दीजिए तो R का मान, इसमें I का मान लगा दीजिए यहाँ से। तो ओम के नियम से I का मान निकालेंगे तो I जो है वो B/R होगा, तो B/R होगा, और I का मान इसमें रख दीजिए। तो समीकरण 3 में तो पावर जो बन जाएगी, I की जगह पे डालेंगे B/R। अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और R आपका ऐसे रहना है। तो ऊपर देखिए पावर B का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर इंटू R, तो एक R आपका कैंसिल हो जाएगा। तो एक जो पावर आ जाएगी वो आपकी B², एक R नीचे बन जाएगा। ये तीसरा क्या चौथा एक महत्वपूर्ण सूत्र है पावर के लिए। तो ये चौथा महत्वपूर्ण सूत्र है, और सबके मात्रक जो है, इसका मात्रक भी बाट ही रहेगा, इसका मात्रक भी बाट ही आएगा, इसका मात्रक, क्योंकि पावर है तो मात्रक बाट ही होगा, इसका मात्रक भी बाट ही होगा। तो ये चार महत्वपूर्ण संबंध आते हैं, इनको आपको समझ के रखना होगा, क्योंकि ये सब ओम के नियम या विभव को लगा करके निकाले जाते हैं। अब इसमें एक परिभाषा आप यहाँ से भी बना सकते हो कि वोल्टेज और करंट के गुणनफल को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ये वोल्टेज है, ये करंट है, तो देखिए विद्युत सामर्थ्य की परिभाषा एक यहाँ से आ जाएगी, वोल्टेज V तथा विद्युत धारा I, और बीच में चिन्ह का है गुणा का, के गुणनफल को, P का मतलब विद्युत सामर्थ्य को, विद्युत सामर्थ्य P कहते हैं, तथा इसका मात्रक वाट होता है। तो इसका मात्रक वाट होता है। इस तरीके से एक नई परिभाषा भी आप निकाल सकते हैं, वोल्टेज और करंट के गुणनफल को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल आए। अब ये महत्वपूर्ण रिलेशन आपकी फिर चार मिल गई, जैसे वहाँ पे विद्युत एनर्जी के लिए मिली थी। अब इसके ठीक आगे बढ़ते हैं, और इसके कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं, उनको समझना है, जहाँ से कई बार महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसके इस रूप में देखिए, एक रिलेशन भी आपको जानना पड़ेगा, विद्युत जूल
ऊर्जा का मात्रक है, देखिए जूल भी ऊर्जा का मात्रक है और कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक है। कैलोरी तो दोनों ही ऊर्जा के मात्रक हैं, लेकिन दोनों में संबंध क्या है कि जूल बहुत छोटा है। जूल ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है, तो ये छोटा मात्रक है, जबकि कैलोरी ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक है। अब इसमें दोनों में एक संबंध होता है, एक कैलोरी बराबर कितना होता है, इसको शुद्ध फॉर्म में लिख दीजिए। तो एक कैलोरी ये बराबर होता है 4.186 जूल। तो एक कैलोरी जो है कितने जूल के बराबर होता है। तो कभी भी इसमें कन्वर्ट करने की हमें जरूरत पड़ती है। यदि जूल को कैलोरी में बदलना हो तो 4.186 से भाग कर दीजिए, वो कैलोरी में आ जाएगा। अब इस तरीके से इसके हमने ये कई सारे मात्रक सीख लिए। उसके बाद विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक। अब यहाँ पे हमें विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक भी सीखने हैं। तो विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक, यानी प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये क्या होते हैं। तो जूल तथा कैलोरी, जूल विद्युत ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। अब व्यवहार में इससे काम नहीं चल सकता है, क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है घरों में। तो जूल विद्युत ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है, इसीलिए विद्युत ऊर्जा के बड़े मात्रक, इनको किलोवाट घंटा तो KWH किलोवाट घंटा, या इन्हीं को यूनिट कहते हैं। यूनिट जो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का शॉर्ट फॉर्म है। तो हमारे घरों में जो मीटर लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर, वहां पे यूनिटों में दिखाता है कि कितनी यूनिटें खर्च हो गई। तो कितनी यूनिट खर्च हुई, एक्चुअल में यूनिट भी शॉर्टकट है। पूरा नाम इसका है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो पूरा नाम इसका होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। जबकि किलोवाट घंटा में, जब विद्युत एनर्जी को किलोवाट घंटा में मापा जाए KWH में, तो उसे यूनिट कहा जाता है। तो यूनिट ये एक व्यवहारिक मात्रक है, जो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का शॉर्ट फॉर्म है। अब इसी में 1 किलोवाट घंटा कितना होता है। तो 1 किलोवाट घंटा कितनी ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1
किलो वाट घंटा। तो 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो का मतलब 1000 वाट, और घंटा का मतलब इसमें 3600 सेकेंड के हो जाएंगे। और इसकी जो वाट होता है, वाट को अभी हमने देखा था, तो ये जूल अपॉन सेकेंड, तो जूल अपॉन सेकेंड को ही वाट कहा जाता है। तो सेकेंड से सेकेंड तो कट जाएगा, अब इसमें जूल में बचेगा। तो 1000 ये है, 3600 ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा 36, 2 जीरो ये, 3 जीरो ये, तो टोटल आपके आ गए 5 जीरो। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो जो इतनी ऊर्जा होगी वो आपकी कहलाएगी 1 किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर जो होता है, ये ऊर्जा का बड़ा मात्रक है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। जबकि इसी के साथ में इससे भी बड़ा एक मात्रक है मेगावाट घंटा। तो 1 मेगा वाट आवर, तो 1 मेगावाट आवर इससे भी बड़ा मात्रक है, वो 3.6 इंटू 10⁻9 जूल के बराबर होता है। तो ये ऊर्जा का बहुत बड़ा मात्रक है। ये पावर हाउस जो बड़े बड़े हैं वहाँ पे रहता है, वहाँ मेगावाट में मापा जाता है। और ये वाट घंटा आवर, ये हमारे घर में मीटर जो लगे होते हैं वहाँ पे उसको मापा जाता है। तो हमारा जो मीटर होता है घरेलू, वो किलोवाट घंटा में ही मापता है, और किलोवाट घंटा की जो एनर्जी इलेक्ट्रिक, उसे यूनिट कहते हैं। तो इस तरीके से इसको हमने यहाँ पे ये समझ लिया। अब हम देखते हैं कि हम यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं, और इस पे एक न्यूमेरिकल्स को करवा देते हैं। चलिए अभी फिर आपको बता रहे हैं। अब देखिए, इसमें एक न्यूमेरिकल लिया गया है। एक घर में 220 वोल्ट, भारत की जो सप्लाई है 220 वोल्ट, 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं। तो 2 रुपया प्रति यूनिट की दर से 1 माह का खर्च ज्ञात करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन है आपके जो पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले यूनिटों की संख्या निकालिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन डालेंगे ऐसे, और लिखेंगे यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या बराबर, ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए, वाट गुणे घंटा, और यहाँ पे दिन है तो दिन बटे 1000 से डिवाइड देना पड़ता है। तो ये यूनिटों की संख्या निकालने का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो यूनिटों की संख्या, और यूनिटों की संख्या को ही हम लोग किलो वाट आवर भी कहते हैं। तो वाट घंटा दिन बटे 1000, इसका प्रयोग करेंगे। अब कितने वाट है, 100 वाट के हैं। तो 100 वाट के हैं, 100 वाट के 5 बल्ब हैं, तो उनकी वैल्यू वो आप लगाइए यहाँ पे। तो वाट की जगह पे कितना डालेंगे, 100। अब 100 हमने यहाँ पे रख दिया। वाट घंटा, कितने घंटे जलते हैं, 8 घंटे, तो यहाँ पे 8 कर दिया। दिन, कितने दिन जलते हैं, तो हमें निकालना कितने दिन का, 1 माह। तो 1 महीना कह लो या 30 दिन कह लो। तो 1 महीना को हमने 30 दिन मान लिया, एक एवरेज 30 दिन बटे 1000। नीचे इसमें 1000 से डिवाइड कर दो, तो यूनिटों की संख्या, 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, एक 0 से ये कट जाएगा। अब आपका कितना आ गया, इसकी गुणा करा लीजिए। तो 8 तिहाई 24, तो ये 24 आपकी यूनिट आ गई। तो 24 किलो वाट
आवर, 24 किलोवाट आवर हुआ। तो 24 किलोवाट आवर कहें या इनको हम 24 यूनिट भी कह सकते हैं। तो 24 यूनिट बिजली हमारी खर्च हुई एक महीने में। अब एक यूनिट का 2 रुपया है। अब आगे लिखेंगे एक यूनिट का खर्च बराबर 2 रुपया, तो 24 यूनिटों का खर्च 2 गुणे 24 यानी कि 48 रुपया। तो 48 रुपये की बिजली एक महीने में खर्च हो जाएगी यदि 100 वाट के बल्ब जो है 220 वोल्ट पे 8 दिन जलाया जाए। तो मेन सूत्र ये है, यूनिटों की संख्या निकालनी है तो वाट घंटा दिन बटे 1000 रख दीजिए, आ जाएगा। जितनी यूनिट आ जाए, एक यूनिट का 2 रुपया है तो 24 का 48 यूँ निकल जाएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा। अब बाकी आपको नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे विद्युत जो है चुंबकीय प्रभाव। अब इसमें एक नया क्वेश्चन देखिए, 220 वोल्ट पर 5.0 एम्पियर की धारा एक विद्युत हीटर में प्रवाहित की गई। हीटर की सामर्थ्य कितनी होगी, यानी कि हमें पावर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको नोट कर लो। गिवन में हमें वोल्टेज का मान दिया गया है 220 वोल्ट, और इसको वोल्ट लिख दीजिए क्योंकि विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। धारा I का मान दे रखा है 0.50 एम्पियर। तो निकालना क्या है, सामर्थ्य यानी कि P निकालनी है। अभी हमने एक फार्मूला बताया था कि जो निकालना हो उसी का सूत्र लगाओ। तो पावर का सूत्र होता है वोल्टेज इंटू करंट। मैंने कहा था वोल्टेज और करंट के गुणनफल को ही विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। बस इसी में वैल्यू लगा दोगे। वोल्टेज हमारा 220 गुणे करंट है 5, तो गुणा करा दो। 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10, 1 11 और एक ये तो 1100। अब चूंकि पावर है तो मात्रक इसका वाट होगा। तो इस तरीके से 1100 वाट पावर है इसके, मतलब हमारे हीटर की। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत कठिन नहीं होते हैं, सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको फार्मूलों का सही कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना चाहिए। आप कोई भी न्यूमेरिकल्स को आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप 10 भी न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।